सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 9 जनवरी पेपर 1 का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप वहाँ पर सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इससे ही बार बार सवाल बनते हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 वीडियो टॉपिक से रिलेटेड है, 1 वीडियो आपका एनालिसिस है, 6 वीडियो है मैराथन के और 14 वीडियो है 10 क्वेश्चंस के। तो उनको देख लेंगे तो आपका पेपर जो है आराम से निकल जाने वाला है। तो अब पूरा हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जरूर बताइएगा जरूर। तो आज के जो पेपर हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जो बच्चों ने बताए हैं उन क्वेश्चंस को निकाल करके निचोड़ करके एमसीक्यूज फॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इन वीडियो को देखिएगा, ये बहुत हेल्प करेंगे अगले आने वाले शिफ्टों के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाथी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए सारे फैक्ट्स में बताता हूँ। हाथी का बच्चा 3 महीने का जो होता है वो 200 किलोग्राम का हो जाता है, बिल्कुल ये फैक्ट है। 200 किलो तक पत्ते खाता है, गलत बात है। ये 100 किलो तक पत्ते खाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाथी 4 घंटे सोता है, बिल्कुल फैक्ट है। 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही सोता है, मेहनती होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है, बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड का सरदार होता है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। जो बुजुर्ग हथनी होती है झुंड का सरदार होता है। 12 से 13 साल की उम्र में जो युवा हाथी होते हैं वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका जो रंग होता है सांवला, जिसकी वजह से इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसका जो कान का पंख, जो कान होता है, ये पंखों का भी काम करता है। गर्माहट जैसे गर्मी होती है तो हवा लेने के लिए आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो आप पूंछ का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे गाय वाय हैं पूंछ का इस्तेमाल करती हैं हवा करने के लिए, तो यहाँ पर हाथी जो है कान का इस्तेमाल करती है। तमिलनाडु, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ का विरासत पशु के रूप में इसको माना जाता है। साउथ में इसको बहुत पूजा जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत लोकप्रिय पशु है वहाँ का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। अब बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 29 जुलाई को, 29 अगस्त को। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखिए, पक्षी के पंखों से भी यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो पंखों के कार्य क्या नहीं है तो याद रखिएगा। अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं, उसका आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कथन गलत कौन सा है? तो कथन गलत जो है ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि जो 100 किलो पत्ते खाता है 200 किलो नहीं खाता है। अब यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। देखिए, बच्चे बोल रहे हैं कि सर पंखों से सवाल थे, क्या कार्य हैं? तो मैंने ऑप्शन खुद से यहाँ पर डिजाइन करे हैं दोस्त, ठीक है ना। ऑप्शन बच्चा नहीं बता सकता, तो मैं गलत गाइड नहीं करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन परफेक्ट थे, जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में आपकी सुविधा के लिए लेकर के आया हूं दोस्त, ठीक है। तो पक्षियों के पंख के बारे में मैंने जब वर्ड पढ़ाया था तो उसके बारे में बताया था आपको, और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वही चीज़ आया है। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है नए देखने को भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% तो नहीं आ सकता। एक आधा क्वेश्चन ईवीएस में तो आपको इधर उधर से देखने को मिलेंगे। बाकी पेडागोजी जो 75 नंबर का मैंने पढ़ाया है ना, उसमें 75 आपके कहीं नहीं गए, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पक्षी के पंख का कार्य नहीं है, क्या है? पक्षी जो है अपना पंखों का कार्य गर्माहट देने के लिए ठंडी में कर लेता है, हवा करने के लिए भी करता है, याद रखिए। घोंसला बनाने का कार्य जो होता है पंखी जो है वो चोंच से करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उड़ने में सहायता देता है, बरसात में बरसात से बचाता है, गर्मी में आपको हवा देने का काम करता है, ठंडी में गर्माहट देने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। पक्षी से एक सवाल और पूछा गया था यहाँ पर, और कौन से पक्षी से सवाल पूछा गया था आपको अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ कौन से पक्षी से सवाल बना था, ठीक है। वो चीज़ याद नहीं आ रहा, ठीक है, स्लाइड में होगा, मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। मणिपुर का नृत्य के बारे में आप देखिएगा, तो मणिपुर के नृत्य के बारे में आपको पता है कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर का होता है। चिराव जो होता है, यहाँ पर बता रहे हैं बच्चे कि चिराव से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है। चिराव से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो चिराव तो मिजोरम का नृत्य है, तो बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं चिराव से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब बच्चे शरारत भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे गलत भी बता देते हैं, ठीक है। सत्रिया जो है असम से संबंधित है और बिहू जो है वो भी असम से संबंधित है। घरों से भी यहाँ पर सवाल बने हैं दोस्त। हमने जो आपको बताया है कि कहाँ पर किस तरीके के घर बनते हैं, तो कटीली झाड़ियों का इस्तेमाल घर बनाने में करते हैं। तो राजस्थान में घरों को लेकर के बात पूछी गई है। तो राजस्थान में आपको पता है कि दीवारें जो होती हैं वो मिट्टी की होती है, कटीली झाड़ियों का छतों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो राजस्थान है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा। असम में बांस के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। लद्दाख में देखोगे तो लद्दाख में डबल मंजिला आपको घर देखने को मिलेगा, नीचे मवेशी रहते हैं जिसमें आपको खिड़कियां देखने को नहीं मिलेंगी। इस तरीके के सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको करा ही रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर आपने सारे वीडियोस को देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्त। जब पेपर में देने जाओगे ना, मैंने बोला 110 नंबर प्लस होगा दोस्त। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे आज पूछ दिया कि महाराष्ट्र में एक स्थानीय जगह पर बैगन की सब्जी को क्या बोला जाता है। यार आपके यहाँ भी बैगन की सब्जी को क्या बोला जाता है? किसी को नहीं पता। बैगन की सब्जी हम बोलते हैं, आलू की सब्जी, बैगन की सब्जी,
भिंडी की सब्जी, ये बोला जाता है, नाम तो एक स्पेशल है नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसे आड़े टेढ़े देखने को मिलेंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ कि 30 में 30 लाना आसान नहीं होता है। एक आधा क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलेंगे तो 28-29 हर बच्चा ला सकता है, बट मैं मोटा मोटी लेकर चलता हूँ हर बच्चा पास होना चाहिए, 110 हर बच्चे का आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शिक्षक के कार्य को लेकर के भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं कि शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए। एनसीएफ से लेकर सवाल पूछे गए थे, बच्चों ने बताया कि इस एनसीएफ से रिलेटेड सवाल थे। तो एनसीएफ में शिक्षक को क्या कार्य दिया गया है, तो याद रखिएगा सुगमकर्ता का कार्य दिया गया है। मधुबनी चित्रकला से सवाल बने हैं, चित्रकला की वीडियो देखी होगी तो ये चीज़ तो एक नंबर आपने फिक्स करी होगी। मधुबनी चित्रकला जो है आपका यहाँ पर किससे संबंधित है, तो बिहार से, इसको मिथिला चित्रकला भी बोला जाता है। चावल के घोल में रंगों को घोल दिया जाता है और दीवारों को पेंट किया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी इसके अलावे जितने भी आपके चित्रकला के सवाल हैं वो मैंने आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के जरूर जुड़िएगा। और आज के जो क्वेश्चन पेपर हैं इसकी भी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। स्लॉथ के बारे में भी यहाँ पर सवाल बना है दोस्त कि यह स्लॉथ के बारे में बताइए, तो बताइए स्लॉथ जो है क्या सही है। तो स्लॉथ से भी जो सवाल बना है 22 घंटे सोता है, नहीं 22 घंटे नहीं सोता है, वो 17 घंटे सोता है। या पूरे जंगल के पत्ते खाता है, नहीं, ये सिर्फ 8 पेड़ों के ही पत्ते खाता है पूरे जीवन भर, ठीक है। ये दिन भर घूमता है, नहीं, ये दिन भर नहीं घूमता है, ये दिन भर लटक करके सोता है पेड़ की डालियों से। लगभग हफ्ते में एक बार वो नीचे उतरता है, अच्छा तैराक भी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और 8 पेड़ों के पत्ते वो जीवन भर खाता है, ठीक है। और कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये रात्रिचर है, रात में चलने वाला होता है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं दोस्त। तो सिंपल सा सवाल है स्लॉथ से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको जानवर वाले चैप्टर में करा रखा है। चलिए प्रगतिशील कक्षा से भी यहाँ पर सवाल बना है, तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, केवल मूल श्रवण को प्राथमिकता देना ऐसा नहीं है, अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की जैसे कि उसके डिफरेंसेस का हमें सम्मान करना चाहिए। किसी बच्चे को इंग्लिश आता है तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है क्या, चुपचाप बैठ जा, बार बार जब देखो तब इंग्लिश में बोलता रहता है, तो उसको अप्रिसिएट करना है। किसी बच्चे को भोजपुरी आता है, तुझे हिंदी नहीं आती, तेरे माँ बाप ने हिंदी नहीं सिखाया है क्या कि तू आकर के यहाँ पर भोजपुरी में बात करता है। तो जो उनके पास है उनकी विभिन्नताओं को, जैसे कि वो भोजपुरी जानते हैं चाहे इंग्लिश जानते हैं, उनको अप्रिसिएट करना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है ना। अंक जहां पर दिखता है वो गलत हो जाता है, व्यवहारिक की बात हम यहां पर प्रगतिशील कक्षा में नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा यहां पर प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, अधिगमकर्ताओं जो बच्चे सीख रहे हैं उनका सम्मान करना। कोहलबर्ग से सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो 2 से 3 सवाल कोहलबर्ग से पूछे, ठीक है। अब कोहलबर्ग से यहाँ पर देखेंगे कि सजा टालने के नियमों का पालन करना, तो जैसे दंड और पुरस्कार की बात की जाती है तो याद रखिएगा प्री कन्वेंशनल जो होता है जिसमें बच्चे जो है दंड और पुरस्कार से बचने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्त। दूसरा इनके 3 चरण होते हैं और 6 लेवल की बात की जाती है, जैसे कि इनकी 6 स्टेज हैं, ठीक है, और 3 लेवल हैं। और 3 लेवल में, एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, तो कुल मिला के 6 स्टेजेस हैं। तो किस स्टेज की बात की जा रही है, तो प्री कन्वेंशनल मतलब पहले स्टेज की बात की जा रही है जिसमें बच्चे दंड और पुरस्कार से सीखते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में हमने कराई रखी है, उस चीज़ को जरूर जा करके देखिएगा। बाइगोत्स्की से सवाल ना, ये भी कोई हो नहीं सकता। तो पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोत्स्की से कुल मिला जुला के 10 सवाल बनते ही बनते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति। देखिए जहाँ पर संस्कृति की बात की जाएगी, अब देखिए बच्चों ने इतने लंबे चौड़े ऑप्शंस भी नहीं बताए, ऑप्शंस खुद से क्रिएट करना पड़ा ताकि आपको सुविधा हो जाए दोस्त। बाइगोत्स्की से सवाल बने हैं, संस्कृति से सवाल बने हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए डिजाइन करके लाया जा रहा है, सिर्फ आपके लिए। और आप लोग क्या है, कंजूसी करते हैं लाइक करने में, शेयर करने में दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत है। कल भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा एमसीक्यूज फॉर्म में। बच्चे आप भी जाओगे तो आप ये नहीं बताओगे कि ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था, आप सिर्फ क्वेश्चंस बताओगे, उसके हिसाब से हम ऑप्शंस डिजाइन करेंगे आपके लिए, और उन ऑप्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की सांस्कृतिक जो होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बाल केंद्रित शिक्षा से यहाँ पर सवाल बनते हैं दोस्त कि एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जो हैं वो किस पर, देखिएगा निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा गलत हो गया। सक्रिय संरचना, ठीक है, प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम को, समापन को गलत हो गया। अनुशासन, कठोरता को गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। समाजीकरण की एजेंसी से सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तकें जो है नहीं है, निकटस्थ परिवार, ठीक है। माता पिता, कार्यस्थल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगा। तो माता पिता का ऑफिस जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक कारण नहीं है, परिवार है, आसपास के लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और वही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संरूप। सेकेंड स्टेज के बारे में पूछा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करा दी हैं। पहला स्टेज है 0 से लेकर के 2 वर्ष, दूसरा स्टेज है जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से 11 मूर्त अवस्थाएं होती है और 11 से लेकर के ऊपर जो होती है अमूर्त अवस्थाएं होती हैं। मूर्त अवस्थाएं मतलब वो होती हैं जिनको हम चीज़ों को देख करके और अनुमान लगा सकें, ठीक है, कि ये चीज़ क्या है। जैसे गेंद को देख करके आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आपने बोला देख करके गेंद है। लेकिन एक ऐसी गोल चीज़ आपके हाथ में दे दी जाए और आपके आंखों को बंद करने को बोला जाए, आंख बंद करके आप बताओ क्या है, तो ये चीज़ आप नहीं बता पाएंगे। और अगर उसको फील करके आप बता लेते हैं, मतलब कि आप अमूर्त वाले चिंतन में जा चुके हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बचपन में आपने देखा भी होगा, पीछे से आकर के आपकी आंखों पर पट्टी रख दी जाती है, हाथ रख दी जाती है और बोला जाता है कि बताओ कौन, ठीक है। तो ये जो होता है वो अमूर्त चिंतन के लिए बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब इन सभी चीज़ों को आंखों पे पट्टी रखने वाली बात पीछे से 7 से 11 वाले बच्चों के लिए की जाती है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन 11 से 15 वाले बता देते हैं, हाँ शुभम तुम हो, चलो बाहर आ जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा होगा पेडागोजी पढ़ने में और इन सभी चीज़ों को पढ़ने में। समावेशी कक्षा से सवाल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो याद रखिएगा बहुत तरीके से, क्योंकि बहुत तरीके के बच्चे हैं, भांति भांति के बच्चे हैं, भांति भांति के विचार होंगे। उन सभी विचारों में आपको भांति भांति के तरीके अपनाने होंगे ताकि बच्चे वहाँ पर सीख सकें। केवल वाला नेगेटिव होता है। आपने पेपर तो उड़ाया होगा, अगर पेपर आज था तो आप सच बताइएगा, क्या पेपर जितने भी कंटेंट मैंने एक हफ्ते में दिए हैं, क्या आपका उससे सीटेड नहीं निकला? एक हफ्ते में जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उससे बाहर सीटेड में कुछ भी नहीं पूछा जाता। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्लस होता जाएगा आपके नॉलेज में, इस चीज़ को याद रखिएगा। अधिगम प्रक्रिया के बारे में भी सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो अधिगम एक जो है यहाँ पर गलत क्या है ये पूछा जा रहा है। अधिगम निरंतर चलती है, बिल्कुल फैक्ट है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक है, नहीं। त्रुटियाँ और गलतियाँ जो है एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर अप्रासंगिक मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है बात की जा रही है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों का आधारित होता है, फैक्ट है। अधिगम जो है सक्रिय रूप से होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ मैथ के भी सवाल देख लेते हैं दोस्त। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक आयत है जिसका 8 सेंटीमीटर है ये और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? 2L इंटू बी हो जाएगा, L प्लस बी हो जाएगा। 18 L इंटू बी, 10 और 8 L प्लस बी, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी इसको इस तरीके से करते हैं। ये 8 है और ये 10 है। अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया, तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 8 है, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है एक का जो है परिमाप क्या होगा, ठीक है। मैं एक बारी और साफ तरीके से बना देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। ये 8 है पूरा और ये 10 है पूरा। अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया, तो जब बीच से 4 भागों में बांटोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी, क्योंकि आपको आयत में पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो पूछा जा रहा है एक का बताइए, तो ये एक 4 है और एक 5 है, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा? 2L प्लस बी, ठीक है। अब 4 और 5 कितना होता है? 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। इस तरीके के सवाल बनते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से है तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा। अब एक सवाल बना है कि वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले आप 88 लिखो यहाँ पर, ठीक है, और 13 से भाग देना स्टार्ट करो। 13 से भाग दोगे तो क्या होगा? 13 छके 78, 78 मतलब भागफल कितना बचा? 10। तो भागफल जब शेषफल कितना बचा? 10। और यहाँ पर आप देखोगे शेषफल कितना बच रहा है? 3, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम 21 से करने की कोशिश करेंगे, 88 को 21 से करने की कोशिश करेंगे। तो 21 से जब कोशिश करेंगे तो 4 बार में जाएगा 84, ठीक है। तो 4 बचता है शेषफल, लेकिन यहाँ पर बचा कितना है? 3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब तुक्का वाली वीडियो भी बताई है, अब तुक्का मारना है तो 2 गलत हो गया। अब दोनों में से मार के देखो कौन सा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। हमने 88 को देखा, 17 से 17 पचे 85, बचा कितना? 3 यहाँ पर देखने को मिला कि ये क्रमशः शेष बच रहा है। आगे देख लेते हैं, 28 से करने की कोशिश करेंगे
ठीक है, तो 28 से कोशिश करेंगे तो 28 से 3 बार में जाएगा, 20 3 60, 8 3 24 84, बचा कितना 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 10 बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पर भी 4 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ प्रश्न बने हैं, कुछ भिन्न वाले प्रश्न हैं जो बच्चे बताएंगे, उन्हीं चीज़ों को तो हम आपके सामने लेकर के आएंगे दोस्त। ठीक है, अपने मन से तो हम कोई चीज़ ऐसा नहीं बना देने वाले हैं कि यही सवाल बने हैं। जिन बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जब शुरू में मैंने बताया कि 27 प्रश्न रिपीट हुए हैं, फिर मैंने बताया कि लगभग 45 प्रश्न रिपीट हुए हैं, एज इट इज़ पूछ लिए गए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। बाकी पेडागोजी की तो बात ही नहीं है। पेडागोजी में तो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मेमोरी बेस्ड, जो हमने टेक्निक टैगवर्ड से सीखे हैं वैसे उड़ाओगे क्वेश्चंस को, वो आपको क्वेश्चंस कभी याद नहीं होंगे। वो जब क्वेश्चन देखोगे तभी आपको ऑप्शन से रिलेट करके चीज़ों को करना होता है। बेन हिले से हर बार ही सवाल यहाँ पर बनता है। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज के जैसा होता है, वो ज्यामितीय विवेचन में बेन हिले के अनुसार किस स्तर पर है। तो याद रखिएगा, उन्होंने लेवल 4 बताए थे, स्तर 5 बताए थे। इस चीज़ को याद बताएंगे, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लेवल 4 तक जाता है। तो लेवल 0 जो होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, ठीक है ना, एक ट्राइंगल को देखेंगे और एक समोसे को देखेंगे और पहचानते हैं कि हाँ ये क्या है, ये ट्राइंगल है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर वो पहचान गया ट्राइंगल है तो वो तो मान के चलो कि विश्लेषण में चला गया, तो ऐसा नहीं है दोस्त। जब वो पहचान गया कि ट्रायंगल है, अब वो ये समझ जाए कि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, तब वो विश्लेषण में है। और 3 भुजाओं के बाद जब वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो फॉर्मूला लगाने लगता है, तो समझ जाना कि वो विश्लेषण से आगे लेवल 2 की अवस्था में पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा, समोसे का जब आकार बताएगा, जैसे रोटी गोल है ये पूछा जाएगा तो दृश्यीकरण है। अब गोल रोटी का अब बताए कि रोटी गोल है और उसके जो सर्कमफ्रेंसेस की बात करें, रेडियस की बात करें, ये सारी चीज़ें जब बताने लगे तो समझ जाना विश्लेषण विधि में एंटर कर चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ वो बता रहा है कि त्रिभुज जो है वो त्रिभुज जैसा समोसा है तो दृश्यीकरण होगा। इस तरीके के सवाल भी बने हैं। चलिए, यहाँ पर डिस्टेंस वाले भी सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं कि जैसे कि आपके चलिए दिल्ली में हो तो ऊपर क्या पड़ेगा, ऐसे जैसे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अब देखिए, दिल्ली यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, और क्या पूछा है, और मध्य प्रदेश नीचे है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष जो है हिमाचल प्रदेश और भोपाल जो है मध्य प्रदेश का, वो कैसा है। तो अब आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश किधर है, ऊपर है, तो क्या हो गया उत्तर की तरफ, और मध्य प्रदेश कहाँ है, नीचे की ओर, तो दक्षिण की तरफ। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, हिमाचल यहाँ पर पड़ता है, दिल्ली यहाँ पर पड़ता है, तो थोड़ा सा आप तो देखोगे तो उत्तर और पूर्व चला जाएगा ना, तो उत्तर पूर्व सही होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, उत्तर पूर्व सही कर देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में देखो, मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है नहीं ना, मध्य प्रदेश तो आपको दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब कहाँ जाओगे भैया, गलत हो गया ना आंसर। तो सिंपल सी बात है, इसलिए इतना कंजस्टेड नहीं बनाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल बनते हैं आपसे, तो उत्तर और दक्षिण लगा के आओगे, 1 नंबर लूटोगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल आज बने हैं। चलिए, अरब सागर से रिलेटेड कुछ सवाल बने हैं कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है अरब सागर से सटती है। मैंने आपको पहले भी कराया है, अगर आपने नहीं करा है तो बस वही चीज़ है कि आप लोग अब कर लो, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो इन सभी से रिलेटेड होती हैं, और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री अरब सागर से लगती है। तो आंध्र प्रदेश मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किस चीज़ से सटती है, ये आपके बंगाल की खाड़ी से सटती है। कर्नाटक सटता है, गोवा सटता है, महाराष्ट्र सटता है, केरल सटता है। ये सब किससे सटते हैं, अरब सागर से। पुदुचेरी, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे किससे सटते हैं, ये सारे सटते हैं आपके बंगाल की खाड़ी से। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अरब सागर से कर्नाटक। चिराव नृत्य के बारे में बच्चे बता रहे हैं कि पूछा गया है, तो चलिए इस चीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। चिराव नृत्य जो है संबंधित है वो मिजोरम से, असम से, सत्रिय अबहू, ओडिशा से आप देखोगे, ओडिसी, झारखंड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे पूछा तो नहीं जाता, बट कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना झारखंड का नृत्य क्या है, जो सीटेट में पूछा जाता है। और नहीं पूछा जाता है फिर भी आप बताओ कि क्या है कुछ फेमस। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण में निम्न में किस ढंग से देखता है, तो उसे पृथक रूप से, उसे समग्र रूप से। तो याद रखिएगा समग्र रूप से। अभी पियाजे पर भी आएंगे, परेशान नहीं होना है, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें, निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो याद रखिएगा वर्गीकरण। अब बहुत सारे बच्चे वर्णन की बात करेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वर्णन करना, आप किसी चीज़ के बारे में वर्णन करेंगे तो ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। आपसे मान लीजिए शेर है
और यहाँ पर बाघ है। अब आपसे बोला जाए शेर के बारे में बोलो, बाघ के बारे में बोलो, और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। दोनों मांसाहारी पक्षी हैं, दोनों जो है शिकार करते हैं, दोनों शिकार करके खाते हैं, तो ठीक है, आप उनके बारे में वर्णन कर रहे हो, तो आप इससे ईवीएस थोड़ी सीखोगे। आप ईवीएस की आपकी पहचान कैसे हो सकती है जब आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ, ये शेर जो होता है जंगल का राजा है, ठीक है ना। आप देखोगे चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, इनमें धारियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके के रंग की वजह से इनको पहचाना जाता है, मूँछों को देख के इनके पहचाना जाता है, सारी चीज़ें हैं। ऐसे वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप डिवाइड कर ले तो पक्षियां हैं, फिर ये आपके जानवर हैं, ये मनुष्य हैं, ठीक है ना, ये जलीय जीव हैं, तो इस तरीके से वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम के प्रक्रिया कौशल में वर्गीकरण करना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके आपने कितना सीखा। अब बच्चों के में भाषा विकास को लेकर के भी सवाल बनते हैं, भाषा विकास से संबंधित कौन है, तो जब अब देखिए चौमस्की साहब से सवाल बनते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता किससे है, तो चौमस्की से है। भाषा विकास किससे संबंधित है, तो वातावरण से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संबंधित हो गया केवल वातावरण, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि चौमस्की ने ये कहा था कि एक एलईडी पाया जाता है शरीर के अंदर, जो दिमाग के अंदर, जो आपको भाषा सीखने में मदद करता है। मतलब कि वो एलईडी कहाँ से मिलती है, आनुवंशिकता से मिलती है। तो ये भी आपका यहाँ पर केवल गलत हो गया। तो आनुवंशिकता वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, माता पिता इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा तो हो सकता है वो भाषा ना सीख पाए, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ना कर पाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उन सभी चीज़ों को तो हम लोग पढ़ के सीख रहे हैं ना, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम अच्छा सिखा सकें बच्चों को। बाल विकास से यहाँ पर सवाल बनते ही बनते हैं। तो बाल विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, जिसको हम अधोमुखी कहते हैं। और जो सर से नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम लोग शीर्षोमुखी कहते हैं। विकास आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता, गलत बात है, होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, गलत हो जाएगा। विकास पूर्णतः संज्ञानात्मक है, नहीं, भावात्मक है, संवेगात्मक है, वातावरणीय है, सामाजिक है। विकास सभी चीज़ों से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में देख लिया, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट की, उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पूरा। अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हेल्प मिली हो तो कुछ पूछना है, कुछ बताना हो, अच्छा जो लगा वीडियो का पार्ट, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप जो चीज़ों को बताएंगे कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया वही आया, और जो पढ़ा रहे हैं उसी में से पेपर आ रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं और मेहनत करूँगा ताकि और भी जो कंटेंट छूट जा रहे हैं उन कंटेंट्स को भी ऐड कर दूं, ताकि आप 110 नहीं 120 प्लस स्कोर करने की भी आप कोशिश करते रहें। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।